नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल बाय वीर में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप को, ठीक है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमने 4 लेक्चर देख लिया है और उन सभी चारों लेक्चर में एशिया के बेसिक, उसके बाद एशिया की अवस्थिति, न सिर्फ एशिया बल्कि सभी महाद्वीपों की अवस्थिति, उसके बाद एशिया में जितने देश हैं उनकी अवस्थिति, एशिया को भौगोलिक दृष्टि से कितने भाग में बांटा गया है, उन सबको इन सभी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एशिया के कुछ बेसिक फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हीं के तहत कुछ फैक्ट छूटे हुए हैं, आज हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैं शुरू करूँ, एक बात कहूँगा कि जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं, ठीक है, और जिस लेवल से दे रहे हैं इस लेवल से आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो आपको पेड बैच में मिलेगा, अर्थात आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और सिविल के लिए अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा, ठीक है। और वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको मिल रही है उसका फ़ायदा उठाइए और मेहनत से पढ़िए, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगला पॉइंट दोस्तों इसी के तहत कि 1957 में मलेशिया स्वतंत्र हुआ था। क्या? मलेशिया स्वतंत्र हुआ था। और 1965 में सिंगापुर स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी बता रहा था कि जैसे ये मान लीजिए भारत है, उसके बाद भारत के बाद म्यांमार, फिर मलेशिया यहाँ तक आता है, उसके बाद नीचे सिंगापुर, इधर आपका कंबोडिया, फिर लाओस, फिर वियतनाम, ऐसे सभी देश है। किधर है? ये उत्तरी दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्या? दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, ठीक है। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, इनमें ये जो मलेशिया है, ये मलेशिया है। मलेशिया कब स्वतंत्र हुआ? 1957 में। उसके बाद ये सिंगापुर है, ये कब स्वतंत्र हुआ? 1965 में। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पर 57 होगा, हमने 75 लिख दिया। 1957 में मलेशिया, 1965 में सिंगापुर। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्वतंत्र होने से इसलिए लिख दिया क्योंकि जो सिंगापुर है वह पहले मलेशिया का ही भाग था। जब 1957 में मलेशिया स्वतंत्र हुआ था तब जो है ये सिंगापुर मलेशिया का ही भाग था, लेकिन अब क्या है, अब अलग हो चुका है। कब? 1965 में, ठीक है। तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, कभी पूछ सकता है, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि सिंगापुर पहले किस देश का भाग था, ठीक है। मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, किसी भी देश का दे सकता है, तो याद रखिएगा मलेशिया का, ठीक है। किसका भाग था? मलेशिया का। ओके दोस्तों आगे देखते हैं। मलेशिया के 2 भाग हैं, कौन कौन से? दक्षिणी पूर्वी मलेशिया और पूर्वी मलेशिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मलेशिया, ठीक है, इसको मिटा के देखते हैं एक बार। मान लीजिए कि भारत के बाद ये आपका म्यांमार, उसके बाद ये यहाँ तक आता है मलेशिया या सिंगापुर, ठीक है। तो कह रहा है मलेशिया के 2 भाग हैं, एक तो ये मलेशिया हो ही गया और दूसरा मैंने बताया था बोर्नियो द्वीप, ठीक है। बोर्नियो द्वीप जो इंडोनेशिया का द्वीप है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार मैंने बताया था, इंडोनेशिया का और ये वाला जो भाग दिख रहा है उत्तरी मलेशिया का भाग है, ठीक है। ये मलेशिया का भाग है और ये जो छोटा सा मैंने बनाया ये क्या है? ब्रुनेई देश है, ब्रुनेई, जिसकी सिर्फ राजधानी इस पर है, बंदरसरी बागन, ठीक है। तो मलेशिया का ये भी भाग है, ये भी भाग है, अर्थात मलेशिया के 2 भाग हो गए। मलेशिया का जो दक्षिणी एशिया वाला भाग है, ये वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग, इसे कहते हैं मलाया प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? मलाया प्रायद्वीप। और इसे बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग मलेशिया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने बताया मलाया प्रायद्वीप, बोर्नियो का उत्तरी भाग। ओके, अगला पॉइंट है मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। मालदीव, जैसे मान लीजिए आपका भारत है, ये आपका भारत है, ठीक है। तो मालदीव की स्थिति कहाँ है? मालदीव की स्थिति ये है, ठीक है। मालदीव जो है, मालदीव अरब सागर में, ठीक है, भारत के पश्चिम में या फिर दक्षिणी एशिया में। एशिया तो दक्षिण एशिया में आपका भारत भी आता है, तो भारत के पश्चिम में ये अरब सागर में कौन सा देश है? मालदीव है, जो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। ओके दोस्तों अगला टॉपिक है कि पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ईरान है। पश्चिम एशिया, जब मैंने एशिया पढ़ा था, मान लीजिए भारत है, भारत के बाद क्या है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, फिर सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फ़िलिस्तीन, इजराइल, ये सभी देश है, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ईरान है। क्या है? ईरान है। सबसे बड़ा देश भी ईरान है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी कौन है? ईरान ही है, पश्चिमी एशिया का। ये ध्यान दें, पूरे एशिया का नहीं, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है ईरान और सबसे बड़ा देश भी कौन है? ईरान। ओके दोस्तों, फिर अगला टॉपिक देख लेते हैं।
अगला टॉपिक करा दोस्तों कि अबादान। अबादान इस देश का सबसे बड़ा व मुख्य पेट्रोलियम भंडार है। जब मैंने एशिया महाद्वीप का में सभी देशों की स्थिति बता रहा था तो वहीं पर मैंने ईरान जब आया था, जब मैं ईरान बता रहा था तो वहाँ पर बताया था कि अबादान जो है ईरान की सबसे बड़ी पेट्रोलियम भंडार है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम निकाला जाता है कहाँ से? ईरान के अबादान से। ठीक है, ओके दोस्तों। अगला टॉपिक है कि दस्त-ए-लूट। क्या? दस्त-ए-लूट। ठीक है, दस्त-ए-लूट ईरान का विशाल रेगिस्तान है। ठीक है, ईरान में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है दस्त-ए-लूट। वह ईरान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्या? ईरान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछ चुका है जब मेंस ऑप्शनल हुआ करता था। ठीक है, तो पीसीएस बता रहे हैं यूपीपीसीएस में, जब यूपीपीसीएस मेंस भी ऑप्शनल हुआ करता था तब यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि दस्त-ए-लूट किस देश का रेगिस्तान है, किस देश का विशाल रेगिस्तान है, किसका है? ईरान का। और एक पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो दस्त-ए-लूट है यह विश्व का सबसे अधिक गर्म रेगिस्तान है, सर्वाधिक गर्म रेगिस्तान है विश्व का। कौन? दस्त-ए-लूट। तो एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला टॉपिक है दोस्तों कि अगला पॉइंट है दजला एवं फरात नदियों का। दजला एवं फरात नदी, सबसे पहले तो यहाँ जान लीजिए कि जो दजला एवं फरात नदियाँ, इनके बीच कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता का। ठीक है, तो दजला एवं फरात नदियों का आधुनिक नाम क्या है? टिग्रिस है और यूफ्रेटस है। ठीक है, दजला एवं फरात नदियाँ जिनके बीच मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ, उनका आधुनिक नाम क्या है? दजला का नाम है टिग्रिस और फरात का नाम है यूफ्रेटस। ठीक है, जो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। ओके दोस्तों, अब आगे क्या है कि बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद कोई देश नहीं है, एक राजधानी है, इराक की राजधानी है बगदाद, जो कि दजला नदी के किनारे पर स्थित है। अर्थात अगर हम आधुनिक नाम लें तो टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। क्या? बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों कि अनातोलिया का पठार। क्या? अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की का प्रमुख पठार है। तुर्की में एक प्रमुख पठार भी है। सबसे पहले अगर तुर्की का नाम आया तो यहाँ पर बता दूँ कि तुर्की जो है एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। याद रखिए, एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। और तो और तुर्की यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ये तुर्की और रूस, तुर्की के साथ और बता रहा हूँ, जब यूरोप एशिया की बात आ रही है तो तुर्की और रूस ऐसे दो देश है एशिया के जो यूरोप में भी हैं और एशिया में भी है। ठीक है, ओके। तो तुर्की में एक प्रमुख पठार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनातोलिया का पठार। कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। ओके। प्रमुख टारस पर्वत तुर्की में है। ठीक है, एक तुर्की में पर्वत भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है या फिर प्रसिद्ध पर्वत है। क्या? टारस पर्वत, जो तुर्की इधर तुर्की से होते हुए फिर ईरान में फिर कहीं उठती है, कहीं दब जाती है, कहीं उठती है, कहीं दब जाती है, ऐसे करके आते आते आपका अफगानिस्तान में थ्यानसान, ये सब सभी जो पहाड़ी उठे हुए हैं उसी का भाग है। ठीक है, जो आके कहाँ मिलती है? पामीर के घाट में। पामीर के घाट में, भारत के ऊपर पामीर के घाट है ना, उसी में मिलती है। कौन? ये जो टारस पर्वत है। टारस पर्वत तुर्की में उठी हुई है और तुर्की का प्रमुख पठार है। ठीक है, तुर्की का प्रमुख पर्वत है। ओके। अगला टॉपिक है कि तुर्की में स्थित वान झील खारे पानी की झील है। जब वहाँ पठार है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर झील भी पाई जाती होंगी। ठीक है, तो वहाँ पर एक झील है वान झील, वह तुर्की की खारे पानी की झील है। जो तुर्की में वान झील है वह खारे पानी की झील है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे दोस्तों, ठीक है, सभी पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, ओके दोस्तों। अगला टॉपिक है कि एशिया की निम्न नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलती हैं। हमने बताया था कि अभी हम एशिया की कुछ नदियों का अध्ययन कराएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो हमने नदियाँ लिखी है कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के पठार से। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए तिब्बत है क्या। तिब्बत जो है कि वह आता है आपका चीन के अंतर्गत। ठीक है, तिब्बत पर चीन का कब्जा है। तो तिब्बत के पठार से जितने भी नदियाँ निकलती हैं वो सभी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे। तो इसके तहत कितनी नदियाँ हैं यहाँ पर? हुआंगहो नदी, हुआंगहो नदी, यांगसी नदी, सिक्यांग नदी, साल्विन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। ठीक है, ये 6 नदियाँ हैं। 6 नदियाँ नहीं, 6 मुख्य नदियाँ जो तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ठीक है, ओके। तो इसके तहत सबसे पहले हम लोग देखेंगे हुआंगहो नदी को। ठीक है, हुआंगहो नदी को समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक,
हुआंगहो नदी यह लोयस के मैदान से होते हुए उत्तरी चीन में प्रवाहित होती है तथा गुहाई की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, लोयस के मैदान से होते हुए, ठीक है, हमने बताया था चीन का सबसे बड़ा सबसे प्रसिद्ध मैदान कौन सा है, लोयस का मैदान और लोयस का पठार। ठीक है, जो लोयस का मैदान है, ठीक है, वहाँ से प्रवाहित होती हुई ये जो हुआंगहो नदी है लोयस के मैदान से प्रवाहित होती है और उत्तरी चीन में, ठीक है, जैसे चाइना था, फिर ये उसके ऊपर रसिया है, तो उत्तरी चीन में, उत्तरी चीन यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उत्तरी चीन का मतलब यहाँ तो रसिया है, तो अर्थात जो समुद्री सीमा होगा वहीं गिरेगी ना। ओके, तो उत्तरी चीन में जाकर के प्रवाहित होती है तथा गुहाई की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर गुहाई खाड़ी है और इसे पीला नदी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीला नदी भी कहते हैं। पीला नदी क्यों कहते हैं? जब गुहाई की खाड़ी में गिरती है तो इसको पीला नदी क्यों कहते हैं? पीला नदी इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यह लोयस के मैदान से होते हुए जाती है। ठीक है, लोयस के मैदान से होकर जाती है और लोयस के मैदान की जो मिट्टी है वह पीली है। ठीक है, तो लोयस के मैदान जब बहती है तो पीली मिट्टी को ले करके बहती है। ठीक है, और जहाँ पर गिरती है, जहाँ अपना मुहाना बनाते हैं गुहाई की खाड़ी में, वहाँ पर पानी का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पीला नदी। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर अब आगे देख लेते हैं, आगे सभी और 5 नदियों का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली नदी है हमारा यांगसी कियांग नदी। ठीक है, यांगसी कियांग नदी की विशेषता हम जान लेते हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इस सब कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो यांगसी कियांग नदी दोस्तों चीन की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यांगसी कियांग नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। ओके, दूसरी चीज़ है क्या? एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या? यांगसी कियांग एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, चीन की सबसे लंबी होने के साथ साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी कियांग। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक है कि इसे चांग जियांग नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चांग जियांग नदी भी कहते हैं। दोस्तों जब मैं इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप के कुछ ऐसे नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में अपने जल को गिराती हैं। ठीक है, तो उनमें मैंने चांग जियांग, जू जियांग ऐसे कई हुई ही 5 नदियों के बारे में बताया था। उनमें एक यांगसी कियांग नदी भी थी जिसका नाम क्या है? चांग जियांग। मैंने वहाँ पर आपको बताया था। ठीक है, तो इसे भूलिएगा नहीं। ओके, अगला है दोस्तों कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यांगसी कियांग विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदियों में तीसरी सबसे लंबी नदी है विश्व की। ओके, अगला है कि इसका तट सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो तट है अर्थात यांगसी कियांग नदी का जो तट है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे कह सकते हैं कि उसके अनुकूल क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब अगला नदी है साल्विन नदी। क्या? साल्विन नदी। यह कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से निकलती है और चीन के यूनान प्रांत, ठीक है, चीन के यूनान से होते हुए फिर वर्मा अर्थात म्यांमार देश से होते हुए, ठीक है, वर्मा अर्थात म्यांमार देश से होते हुए उसके बाद थाईलैंड के रास्ते होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। ठीक है, अर्थात चीन से भी होकर बहती है, वर्मा यानी म्यांमार से भी होकर बहती है, थाईलैंड में भी बहती है और कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में अर्थात मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? मर्तबान की खाड़ी में। तो दोस्तों ये जो साल्विन नदी है इसको जब चीन में बहती है तो इसको क्या कहते हैं? नुजियांग नदी कहते हैं। जब चीन में बहती है तो इसको नुजियांग नदी कहते हैं और जब म्यांमार में बहती है तो इसको थानलविन नदी कहते हैं। क्या? थानलविन नदी। और जब थाईलैंड में प्रवाहित होती है तो इसको क्या कहते हैं? साल्विन नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? साल्विन नदी। ओके दोस्तों, फिर इरावदी नदी को देख लेते हैं। इरावदी नदी दोस्तों, इरावदी नदी म्यांमार की प्रमुख व लंबी नदी है। अर्थात ये जो इरावदी नदी है इसके पहले मैंने बताया था कि इसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के तट पर पूरी म्यांमार की जो जनसंख्या है, आधे से ज़्यादा जनसंख्या इसी नदी के तट पर बसी हुई है। ठीक है, किसके? इरावदी नदी के। इसलिए यह म्यांमार की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, ओके। अराकान योमा पर्वत से निकलती है। अर्थात क्वेश्चन पुटअप होता है, पूछता है कि इरावदी नदी किस पठार या किस पर्वत से निकलती है, फिर इरावदी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है? अराकान योमा पर्वत। ओके दोस्तों, ठीक है। और यह कहाँ गिरती है? अभी कहाँ गिरती है? मर्तबान की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ? मर्तबान खाड़ी में। ओके दोस्तों,
अर्थात जब म्यांमार से बहते हुए थाईलैंड होते हुए अंडमान सागर में गिरती है, अर्थात मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, अपना मुहाना मर्तबान की खाड़ी में बनाती है। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों कि एशिया की 4 नदियाँ जो भारत में भी प्रवाहित होती है। इसको हमने इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि देखिए हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, तो एशिया की कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो भारत में भी प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी है यहाँ देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है और गंगा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, गंगा। तो ब्रह्मपुत्र कितने देशों से होकर गुजरती है? एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से। किससे? चाइना से, इंडिया से और बांग्लादेश से, ठीक है। इंडिया, चाइना और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से निकलती है, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत के पठार से के पास एक मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है क्या? ब्रह्मपुत्र। वहीं से सतलज निकलती है, ठीक है, और वहीं से सिंधु भी निकलती है। ओके ओके। और गंगा तो गंगा का जो उद्गम स्थल भारत में है क्या? गंगोत्री, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र 3 देशों से होकर गुजरती है, चाइना से, इंडिया से और बांग्लादेश से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप ऐसे भी करता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चूँकि हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी हो, उसमें पूछता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। किससे? असम से और अरुणाचल प्रदेश से। थोड़ा सा इधर कोने पर चमक है, उसकी टेंशन आप लोग ना लीजिए, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। और जो बोल रहे हैं आप ऐसे भी नोट्स कर सकते हो, ठीक है, कि भारत के 2 राज्य हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश, जो भारत में भी प्रवाहित होते हैं, जिनसे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब बारी आती है सतलज की। तो यह भी वहीं से निकलती है, तिब्बत के पठार के पास है, मानसरोवर झील वहीं से निकलती है। ये किस देश से बहती है? चीन से भी होती है, इंडिया से भी होती है और पाकिस्तान से भी, ठीक है। सतलज नदी निकलने के बाद सबसे पहले चाइना में तो है ये तिब्बत का पठार, वहाँ से निकलने के बाद इंडिया में प्रवेश करते हैं, इंडिया में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में चली जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सतलज नदी जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों से। किससे? हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से होकर गुजरती है सतलज नदी भारत की, ठीक है। ओके, अगला है सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी पूछता है कि कितने देशों से गुजरती है? तो 3 देशों से ये भी गुजरती है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सेम। सतलज और सिंधु ये दोनों सेम 3 देशों से होकर गुजरती है। किससे? इंडिया से, चाइना से और पाकिस्तान से, ठीक है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो सिंधु नदी भारत के एक राज्य से होकर गुजरता है। किससे? जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन अब एक राज्य नहीं कहेंगे, सिंधु नदी भारत के 2 संघ शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। किससे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर डिवाइड हो चुका है 2 भाग में, तो यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बटा हुआ है। तो कहेंगे अब जो क्वेश्चन बनेगा कि वह 2 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से, ठीक है। ओके, अब अगला नदी है गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? इसको अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि चूँकि इसकी जो उद्गम स्थल भारत ही है, लेकिन भारत तो एशिया में ही स्थित है, एशिया महाद्वीप में है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय नदी किस प्रकार से बन जाती है? क्योंकि यह इंडिया में भी प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में। आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा नाम दिया जाता है। क्या? पद्मा नाम से। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं एशिया की पश्चिमी एशिया में, ठीक है, पश्चिमी एशिया में। तो दोस्तों पश्चिमी एशिया में लगभग वर्षा न के बराबर होती है, और ख़ास करके अरब प्रायद्वीप पर। किस पर? अरब प्रायद्वीप पर। अरब प्रायद्वीप पर तो बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, इसी कारण यहाँ पर कोई नदियाँ नहीं पाई जाती सिवाय टिग्रिस और यूफ्रेटस के। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी कहाँ पर है? अभी मैंने बताया कुछ टाइम पहले कि दजला एवं फरात नदियों का आधुनिक नाम है टिग्रिस एवं यूफ्रेटस। तो ये कहाँ है? इराक में, ठीक है। कहाँ? इराक में। ओके दोस्तों, अब और नदियां हैं ओब, लीमा और क्या है? येनेक्सी। यह रूस के प्रायद्वीप से निकलती है और ऊपर ही आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ऊपर ही आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। 1-2 पॉइंट्स और छूटे हैं, उन सबको हम कवर करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ हम एशिया के जो पठार है, जो पर्वत है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका पामीर की गांठ, जो मैंने बताया कि कहाँ है? भारत के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से होते हुए, और कुछ चीन में भी है, कुछ भारत में भी है। भारत में नहीं, भारत के उत्तर में ही है, ठीक है। ओके, क्या है ये? पामीर की गांठ। इसको मान लीजिए पामीर की गांठ, यहाँ पर हमने लिखा है। तो पामीर की गांठ जो है दोस्तों, इसके उत्तर पूर्व में क्या है? तिएन शान पर्वत का विस्तार है। क्या? तिएन शान पर्वत का। पामीर घाट के उत्तर पूर्व में तिएन शान पर्वत का विस्तार है, जो
चीन में है। कहाँ पर? जो चीन में विस्तृत है, ठीक है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि तिएन शान पर्वत किस देश में विस्तृत है? किसमें? चीन में। ओके दोस्तों, ठीक है। अब आता है कि ये जो पूर्वी भाग है अर्थात पामीर घाट के पूर्व में कौन सा पर्वत का विस्तार है? कुनलुन पर्वत का। किसका? पामीर घाट के पूर्व में कुनलुन पर्वत का विस्तार है, जो कहाँ पर विस्तृत है? चीन में। यह भी कहाँ है? चीन में ही विस्तृत है। कौन? कुनलुन पर्वत, ठीक है। ओके, अब आता है इसका जो दक्षिणी भाग या फिर दक्षिणी पूर्वी कह सकते हैं हम लोग। क्या? दक्षिणी पूर्वी क्या है? काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। तो काराकोरम श्रेणी जो है भारत में भी है और तिब्बत में भी है। कहाँ है? भारत में भी है और तिब्बत में। पूछता है कि काराकोरम श्रेणी किस देश में है? तो भारत में भी है और तिब्बत में। जबकि भारत में काराकोरम श्रेणी के नाम जाना जाता है यही, और तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से। यहाँ पर हमने लिखा है तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या? काराकोरम श्रेणी, ठीक है दोस्तों। ओके, अब एक और रह जाता है हिंदकुश पर्वत, ठीक है। हिंदकुश पर्वत पामीर घाट के पश्चिम कह सकते हैं, फिर दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पश्चिम कहिए, ठीक है। हिंदकुश पर्वत जो है अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं है, तो नदी है नहीं, लेकिन हिंदकुश पर्वत जो है अफगानिस्तान में स्थित है। क्या? हिंदकुश कहाँ? अफगानिस्तान में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ एक फैक्ट्स और बचता है कि तकलामाकन मरुस्थल, ठीक है। पूछता है कि तकलामाकन मरुस्थल किन दो पर्वतों के बीच में है, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्रिएट करिए क्वेश्चन को अपने तरीके से क्रिएट करना सीखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, अलग से नहीं मिल रहा है, तो उसी में आप क्रिएट करिए, क्योंकि जो आयोग है, आयोग हर तरह से क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करता है, हर साल कुछ नया क्वेश्चन देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो तकलामाकन मरुस्थल है, ठीक है, वह तिएन शान और कुनलुन पर्वतों के बीच में, ठीक है, इनके मध्य में है। अब पूछता है कि तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? चीन में है। आराम से, सिंपल, चीन में है, क्योंकि तिएन शान पर्वत चीन में, कुनलुन पर्वत चीन में, और इन दोनों के अगर बीच में आएगा तो चीन ही आएगा ना, ठीक है। ओके, और ध्यान दीजिएगा तकलामाकन के और पूर्व में जब जाएंगे तो यहाँ पर तारिम बेसिन मिलता है, जो कि चीन में ही है, ठीक है। ओके, गोबी मरुस्थल का नाम सुना दोस्तों, जैसे यहाँ पर तकलामाकन मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल भी है। गोबी मरुस्थल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इसका विस्तार किस देश में है? तो दोस्तों, गोबी मरुस्थल का विस्तार चीन में और मंगोलिया में, ठीक है। किसमें? चीन में और मंगोलिया में। किसका विस्तार है? गोबी मरुस्थल का। हमने बताया था जो मंगोलिया है, मंगोलिया एक बफर स्टेट का काम करता है रूस और चीन के मध्य, ठीक है। किसके? रूस और चीन के मध्य, क्योंकि यह इन दोनों देशों के मध्य समन्वय बनाए रखता है, युद्ध की स्थिति आने नहीं देता, युद्ध की स्थिति आने नहीं देता। अगर आता भी है तो इसको समन्वय बैठाता है कि युद्ध न होने पाए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप लगभग समाप्त हो चुका है, लगभग क्या पूरा समाप्त हो गया है। अब आगे जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, तकरीबन यूरोप महाद्वीप को सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। एशिया ख़त्म, अब यूरोप महाद्वीप को देखेंगे या फिर अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे, जो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। अगला वीडियो उसी पर होगा, चाहे वह आपका यूरोप महाद्वीप हो चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो। तो दोस्तों, बन रही है हमारे साथ और अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।